तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये पेपर है यूजीसी नेट 2004 का, और इन पेपर से एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, इनमें आप लोगों को प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न 25 तक हमने पार्ट ए में कवर कर रखा है, आज पार्ट 2 है। ये 26 नंबर से सवाल है, निम्न में से वह क्या है जो समुदाय एक व्यवस्था के या एक व्यवस्था का रूप का अंश नहीं है। आपके सामने ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इज़ नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ सिस्टम। पहला ऑप्शन जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन साझा संस्थान एवं मूल्यों का, मतलब शेयर्ड इंस्टीट्यूट एंड वैल्यूज़ की बात हो रही है। ऑप्शन थर्ड है व्यक्ति एवं संस्थाओं के माध्यम या मध्य सामाजिक अन्योन क्रिया। कहने का मतलब सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूट। और ऑप्शन डी है सूचना एवं संसाधनों की स्थिति का पता लगाना। तो द एबिलिटी टू लोकल या लोकेट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बेसिकली 3 सब सब्जेक्ट हैं। एक इसके अंतर्गत आता है इकोनॉमिक सब सब्जेक्ट, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और दूसरा जो आता है वो पॉलिटिकल आता है सब सब्जेक्ट, और एक आता है सोशल। ठीक है, 3 सब सब्जेक्ट माने जाते हैं कम्युनिटी के। ठीक है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सोशल यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा समुदाय अपने प्रकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यानी आप ये कह लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग या ऑफ द कम्युनिटीज इज़ नॉट एबल टू फुलफिल देयर फंक्शंस एंड पीपल नीड्स, मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके सामने है कि एक ऐसा समुदाय जिसमें कि कुछ प्राथमिक संबंध विद्यमान है। एक बार म्यूट हो जाइए, देखिए अनम्यूट है कोई बच्चा, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से, है ना। ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे बी की तरफ, तो बी कह रहा है कि एक ऐसा समुदाय जो कि तुलनात्मक तौर से स्वायत्त है। स्वायत्त का मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एंटोमियस शब्द को दर्शाता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट शब्दों को लेके आता है। और तीसरा है एक ऐसा समुदाय जिसमें समस्याओं से जूझने की क्षमता और उनको हल करने के लिए कार्य की क्षमता बताता है, मतलब द वन विच हैव द कैपेसिटी टू फेस प्रॉब्लम एंड वर्क टू सॉल्व देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ऐसे समुदाय जो अत्यंत वृहद हैं। ठीक है, यानी टू द वन विच और वेरी लार्ज। तो क्या इसमें से सही होगा, जहाँ पे समुदाय अपने प्रकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट माना जाएगा। एक समुदाय ऐसा है जो अत्यंत वृहद है। आपको बता दूं, उत्पादन के वितरण का उपभोग में सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक भागीदारी, पारस्परिक समर्थन, ये बेसिकली कम्युनिटी के कार्य कहलाते हैं, और ऐसे कार्य जो अत्यंत वृहद है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, कम्युनिटी वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात है ना। इम्पोर्टेंट सवाल है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो किताब लिखी गई है ऑथर डनहम के द्वारा लिखी गई है। इसी में 28 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। कितने प्रिंसिपल्स बताए गए हैं याद रखिएगा। द बुक कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पर है, तो हैज़ बीन रिटन बाई ऑथर डनहम, जो 28 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर वहीं हम बात करें मुर्रे जी रॉस के बारे में, इनकी किताब आई थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करके, और एक था द मार्वल्स एरो स्पेस इंजीनियर करके। बट सबसे ज़्यादा फेमस अगर रही तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की किताब रही है मुर्रे जी रॉस की। ठीक है, केडी गाग्रेट की बात करें तो सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया की एक किताब आई थी,
ये इम्पोर्टेंट रही है इनके लिए, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एम एस गोरे के बारे में, तो सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट किताब रही है एम एस गोरे की। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें यहाँ पे, तो गोरे इम्पोर्टेंट है, गाग्रेड इम्पोर्टेंट है और ऑथर डनहम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 कहता है कि भारतवर्ष में शहरी समुदाय का विकास जो है सेवाओं का प्रारंभ निम्न के द्वारा किया गया था। मतलब यह एक प्रकार से अर्बन कम्युनिटी है जो डेवलपमेंट सर्विस प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई, पूछ रहा है आपसे 29। तो क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ पे, क्या अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। सही जवाब क्या इसका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 29 का? सही जवाब आपको बताऊं अगर मैं, तो अमेरिकन, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन फाउंडेशन, ठीक है, अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी, ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। इसकी अगर हम बात करें इस्टेब्लिश की लेकर, तो सन 1917 में हुई थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार की भूमिका अगर कहीं पर है तो आपने नाम सुना होगा JNNRUM, ठीक है। एक मिनट देखते हैं कहाँ सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ चला गया भाई? हाँ ये रहा ना, JNN, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, JNNRUM 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। नेशनल रूरल, ये बेसिकली ये एक अर्बन मिशन है ये, ठीक है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ये, 11 दिसंबर 1946 था। और फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना कब मानी गई है, कोई बताना चाहेगा? फोर्ड फाउंडेशन 1952 इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली जो है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, 3 देशों को रिप्रेजेंट करता है फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही माना जाएगा, पहला वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कि आपसे भारतवर्ष में सामुदायिक विकास की सर्वप्रथम परियोजना निम्न में से कौन सी थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, भारतवर्ष में कम्युनिटी विकास के लिए सबसे प्रथम या परियोजना कौन सी मानी गई है, ठीक है। सवाल अच्छा है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द, ठीक है, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले सर्वप्रथम, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। आप पहले ध्यान रखिएगा जो सेवाग्राम परियोजना है महाराष्ट्र की है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में, ठीक है। और श्री निकेतन परियोजना के बारे में बात करें तो 1920 है, और ये भी आपको ध्यान रखना है टैगोर की इसमें भूमिका है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें यहीं पे गुड़गांव परियोजना के बारे में 1966 में शुरू हुआ था और 85 में ये समाप्त हो गई थी। इटावा प्रोजेक्ट परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही ऑप्शन सही है, ये 1948 में था, ठीक है। मेयर ने इसको ओपन किया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल देखिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को सवाल? बताइए एक बार स्पष्ट करिए, हाँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। ऐसे प्रश्न आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, चाहे यूजीसी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि निम्न कथनों को देखिए और निम्न कोड के अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए, ठीक है। सवाल आपके सामने कथन और कारण के रूप में है कि समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में बड़ा अंतर नहीं है, मतलब देयर इज नो सब स्टेशनल डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल साइंस रिसर्च। मैं आपको कहूँगा कि ये कथन आपका सत्य है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और समाज कार्य अनुसंधान एक ही प्रकार की सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, ये भी सही है। सोशल साइंस के बारे में बात करें, सोशल साइंस रिसर्च और सोशल वर्क रिसर्च डील विथ द सेम सोशल रियलिटीज़ की बात कर रहा है, वास्तविकताओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में कि समाज कार्य में परिवर्तनों की सक्रियात्मकता से तात्पर्य क्या हो सकता है।
ठीक है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है परिवर्तों को परिमेय बनाना, है ना। परिवर्तों को परिमेय बनाना मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेकिंग द वेरिएबल्स मेजरेबल की बात कर रहा है यहाँ पे। बात बी की करें तो परिवर्तों को समझने के लिए सरल बनाना, है ना। तो मेकिंग द वेरिएबल सिंपल टू अंडरस्टैंड की बात कर रहा है। और परिवर्तों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, इसका मतलब अरेंजिंग द वेरिएबल्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। और परिवर्तों को अनुसंधान के लिए उपयुक्त बनाना, तो ये कहता है मेकिंग द वेरिएबल फिट फॉर रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब जो होगा वो बेसिकली आपका लॉजिकल ऑर्डर होगा, अरेंजिंग द वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट जवाब। बात करें 33 के बारे में। निम्न कथनों को देखिए और निम्न कोड के अकॉर्डिंग उत्तर को चुनाव करिए। कथन है, कारण है, एक परिमाणात्मक अनुसंधान में प्रतिचयन की उपयुक्त प्रणाली या यादृच्छिक प्रतिचयन मान कहलाती है या प्रतिचयन माना जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सिंपल इज रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। वहीं बात करता है कि सांख्यिकीय प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है तथा जो है साधारणीयकरण संभव माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वन कैन यूज स्टैटिकल मेथड्स एंड जनरलाइजेशन इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ सिंपल, या आप ये कहिए सैम्पलिंग का पार्ट माना जाता है, ये सैम्पलिंग का पार्ट माना जाता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का। और वन कैन यूज स्टैटिकल मेथड्स एंड जनरलाइजेशन इज पॉसिबल, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर दोनों के दोनों सत्य जवाब माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति है ना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी इज, क्या मोड होगा, क्या मीन होगा, क्या मीडियन होगा, कि स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का एक बार मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या इसका सही जवाब आप लोग कहेंगे। 34 का सही जवाब आपका जो होगा वो मीन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है वो मीन में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। प्राथमिक आंकड़े का अर्थ क्या हो सकता है आपके सामने 35। प्राइमरी डेटा मीन्स क्या बन सकता है। पहला आपका कहता है कि विशिष्ट अनुसंधान के लिए एकत्र किए गए आंकड़े होंगे, यानी डेटा कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च। बी आपसे कहता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े होंगे, यानी डेटा कलेक्ट बाय द जो रिसर्चर होता है उसकी भूमिका होगी। कि ऐसे आंकड़े जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यानी डेटा डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डी कहता है कि अत्यंत सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए आंकड़े, यानी डेटा कलेक्टेड विथ ग्रेट केयर। क्या इसका सही जवाब माना जाएगा, बताइए जरा एक बार। ओके, बी का जवाब आ रहा है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र किए गए डाटा ही आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है यहाँ पर है। तो शोध के माध्यम से एकत्र की गई जो जानकारी होती है वो सर्वेक्षण, फोकस, समूह चर्चा होता है ना। ये बेसिकली आपका एक पार्ट बनता है प्राथमिक आंकड़े का। और जब द्वितीयक आंकड़े की बात होता है तो वहाँ पे अतीत में किसी और ने एकत्र किया है आंकड़े को। जैसे हम बात कर सकते हैं इंटरनेट, अखबार, लेख, रिपोर्ट का यूज़ हम कर सकते हैं द्वितीयक आंकड़े में। तो प्राथमिक आंकड़े का अर्थ पूछा था, तो यहाँ पे अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े, दूसरे के द्वारा तो द्वितीयक हो जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 36। ठीक है, 36 अगर हम देखते हैं तो ये कहता है कि एक गैर सरकारी संगठन निम्न के अंतर्गत पंजीकृत होता है। मतलब एन एनजीओ इज़ रजिस्टर्ड अंडर, क्या भारतीय दंड संहिता जिसको आप इंडियन पेनल कोड कहते हैं, क्या संस्था पंजीकरण संस्था जिसको आप सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं, औद्योगिक अधिकरण अधिनियम जिसे आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट बोलते हैं, और एक है ISI एक्ट, ESI एक्ट। देखिए
भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो 1860 आप कहते हैं। जब आप सोसाइटी पंजीकरण की बात करते हैं तो ये भी 1860 की बात करते हैं। औद्योगिक अधिकरण अधिनियम की बात करते हैं तो आप 1947 कहते हैं। और जब आप ESI एक्ट की बात करते हैं, भारत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में, तो 1948 कहते हैं। तो बताइए जो NGO है किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है? NGO। बी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। भारतीय प्राचीन भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा साधनों को सर्वप्रथम निम्न द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। द सोशल सिक्योरिटी मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल वाज एडॉप्ट इन एशियंट इंडिया बाय, किसके अकॉर्डिंग? कौटिल्य। दूसरा ऑप्शन आपसे कहता है शुक्राचार्य। तीसरा ऑप्शन कहता है सम्राट अशोक। और डी ऑप्शन कहता है हर्षवर्धन। सही जवाब, अमेरिका में जब आपने सामाजिक सुरक्षा का एक्ट पढ़ रहे थे 1935 के दौरान में, तो वहाँ सर्वप्रथम नाम आया था रूजवेल्ट का। जब आप इंडिया का नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सम्राट अशोक का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड निम्न को धन उपलब्ध नहीं कराता। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड डज नॉट फंड, है ना, किसको? अवकाश गृह कार्यक्रम को, जिसको आप लोग कहते हैं हॉलीडेज होम प्रोग्राम्स। और फिर कहते हैं परिवार परामर्श केंद्र, जिसे आप बोलते हैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर। फिर महिला छात्रावास कहते हैं, जिसको आप कहते हैं जो है वोमेन हॉस्टल। और एक होता है आपका ICDS, जिसको आप बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा, जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। 1975 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, यानी प्रारंभ किया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं इसके बारे में CSWB के बारे में, तो ये बेसिकली एक स्वैच्छिक संस्था है, स्वैच्छिकता को बढ़ावा देता है। सन 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, 1953 अगस्त 1953 में। और ये बेसिकली कल्याणकारी गतिविधियों पर जो है काम करती है, परिवार, महिला और बच्चों पर काम करती है ना। एक स्वैच्छिक संगठन होने के नाते ये जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराती है। इसके बारे में पढ़ा रखा है आप लोगों से। तो जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का धन उपलब्ध नहीं कराती, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका करेक्ट होगा, अवकाश गृह कार्यक्रम। ठीक है, अवकाश गृह कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष में स्वीकृत की गई थी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्ट इन द ईयर। ये प्रश्न आप लोगों का एम्स मेडिकल सोशल वर्क का जो है कल क्लास होगी, इस पे हम बात करेंगे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पर। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 39 का? 1986 बोलिए ना, 1986 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21वीं सदी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहली बार 1968 आई, फिर दूसरी बार में 1986 में आई, तीसरी बार आप लोगों को पढ़ते होंगे 2019-2020 की शिक्षा नीति। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें, सन 1985 में पहले शिक्षा मंत्रालय था, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर का सवाल कह रहा है, ग्राम क्षेत्रों में कल्याण संबंधी गतिविधियों में निम्न द्वारा बाधा नहीं पड़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 40, वेलफेयर एक्टिविटी इन रूरल एरियाज आर नॉट, जो है आपसे बता रहा है कि प्रिपेयर्ड बाय, है ना। तो यहाँ पे बाधा है तो हार्म बाड होगा, है ना, बाधा है तो बाधा नहीं पड़ती है। तो धन की कमी होगी, लक ऑफ फाइनेंस, जनसंख्या की आवश्यकता के संबंध में आंकड़ों की कमी होगी, लक ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन नीड, और नेतृत्व के अभाव होगा, यानी अगर हम बात करें तो अब्सेंस ऑफ लीडरशिप्स, और ऑप्शन डी आपसे निर्धनता यानी पॉवर्टी। क्या इसका सही जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 का? तो जनसंख्या की आवश्यकता के संबंधी में आंकड़ों की जो कमी होगी, ऑप्शन नंबर जो बी है, लक ऑफ डेटा पॉपुलेशन नीड, यही आपका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये ग्राम क्षेत्रों में कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए बाधा नहीं डालती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सवाल बहुत सरल है, केवल समझ कर आप जवाब दीजिए, आपके पास उत्तर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से वह क्या है जो सामाजिक विकास की ओर प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता?
क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रेफर टू सोशल डेवलपमेंट? क्या आप बताना चाहेंगे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को, है ना। फिर वहीं अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ चेंज था ये, अगर वहीं हम बात करें तो जीवन की गुणवत्ता जिसको आप कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ग्रोथ एंड जस्टिस जिसको आप बोलते हैं न्याय के साथ समृद्ध। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 41 का? बी, जीवन की गुणवत्ता। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी प्रगति पर लागू हो सकता है, इसलिए आपका जीवन की गुणवत्ता सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निम्न के द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, अच्छा सवाल, सॉरी 42 है, अच्छा सवाल आपके सामने। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आर ब्रॉट आउट बाय, क्या यूनिसेफ होगा, यूनेस्को होगा, यूएनडीपी होगा कि यूएनएचसीआर होगा? देखिए समझने का प्रयास करिए। जो यूनिसेफ है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया, अभी एक सवाल और आया था 11 दिसंबर 1946 को। फिर मैंने यूनेस्को के बारे में अगर बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945। वहीं अगर हम बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को। अगर हम वही बात करते हैं यूएनएचसीआर के बारे में, जिसको आप कहते हो कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, जिसकी आप स्थापना बताते हैं 3 दिसंबर 1949 को। तो बताइए यहाँ पे विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? ऑप्शन बताइए। यूएनडीपी। वेरी गुड, यही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में देखिए, धारणीय विकास का मुख्य केंद्र निम्न के चारों ओर होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मेंस जो है एक प्रकार से कंसियर्स सेंट्रल अराउंड की बात करेगा। क्या बात करता है? निर्धनता का निवारण, पॉवर्टी से रिलेटेड होगा। क्या आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण की बात करेगा? ठीक है, तो वेल बीइंग ऑफ इन जो है इनकमिंग जनरेशन। फिर अगर हम वही बात करते हैं तो निरक्षरता को दूर करना होगा कि शिशु मृत्यु दर और न्यून करना होगा। क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मुख्य केंद्र जो है चारों ओर होता है निर्धनता को दूर करने में। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। 44 आपके सामने, भारतवर्ष में सामाजिक विकास अधिक प्रगति करने में असफल रहा है और इसका सबसे सामान्य करण क्या माना जाएगा? सबसे सामान्य करण क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44। सोशल डेवलपमेंट हैज़ जो है फेल्ड टू मेक, है ना, जो है एक प्रकार से अप्लीकेबल, ठीक है, हेड वे इन इंडिया, द मोस्ट कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार जिसको आप करप्शन कहते हैं, प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव, ठीक है, अब्सेंस ऑफ जो है ट्रेंड मैन पावर, और उसके बाद अनिच्छुक लाभार्थी जिसको आप अनवेलिंग, ठीक है, बेनिफिशियरी कह सकते हैं, और अब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज जिसको आप बोलते हो संसाधनों का अभाव। तो भारतवर्ष में सामाजिक विकास जो अधिक प्रगति करने में असफल रहा है, सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो संसाधनों का अभाव हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली रणनीति में शामिल है। 45 स्ट्रेटजी है, एक प्रकार से रणनीति है ये, और कह रहा है कि फॉर अचीविंग सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, क्या हो सकता है? न्यायपूर्ण समृद्धि यानी ग्रोथ विथ इक्वलिटी, न्यूनतम आवश्यकताओं वाला कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, और उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं यानी नाइदर ऑफ द एबव, और उपरोक्त सभी बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक अधिनियम है, इसको कब पारित किया गया था? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर
मालूम होना चाहिए 1971। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको ऐसे भी कहीं आपको गद्यांश या अनुच्छेद के रूप में लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करें। एक बार आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, समय है आपके पास अभी भी। अब देखिए आप डायरेक्ट क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। रचनात्मक उपर्युक्त अनुच्छेद में मुख्यतः निम्न को संबोधित कर रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान में रखिए। सीधा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ही ध्यान रखना। मतलब ये कह रहा है कि द ऑथर इन द एबव पैसेज इन मेनली एड्रेसिंग, किसको ये संबोधित कर रहा है? क्या सोशल वर्कर को कर रहा है? क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, जिसको अपंगता से युक्त व्यक्ति बोल रहे हो आप? क्या सामर्थ्य व्यक्ति की बात कर रहा है? एबल बॉडीज इंडिविजुअल की बात हो रही है? क्या सामान्य जनता की बात हो रही है? जनरल पब्लिक की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अब आपको सीधा क्या करना है, गद्यांश को वर्बली देखना है आपको। सीधा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कई, ध्यान से, कई समाज कार्य सेवार्थियों में महत्वपूर्ण मानसिक और शारीरिक अशक्तता होती है। ठीक है, समाज कार्य सेवार्थियों में, तो बेसिकली यहाँ पे जो है जब क्लाइंट की बात कर रहा है, असमर्थता की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आपको बता दूं यह सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, जो आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा है, ऑप्शन अपंगता से युक्त व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, तो मेनी सोशल वर्क क्लाइंट हैव सिग्निफिकेंट मेंटल एंड फिजिकली डिसेबिलिटी, है ना, इसी से रिलेट करता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन सा सामान्यीकरण के दर्शन को सर्वोत्तम प्रकार से व्याख्या कर सकता है, सबसे सही तरीके से व्याख्या कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड वाला है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बात करता है, सामान्यीकरण के दर्शन को सर्वोत्तम प्रकार का व्याख्या करेगा। ऑप्शन आपके सामने, एक, ध्यान से सुनना है आपको ऑप्शन को, अपंगों की व्याख्या सकारात्मक भेदभाव करने की जा सकती है क्या? इसका कहने का मतलब ये हुआ आपके सामने कि डिसेबल कैन बी हेल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और बी कहता है कि अपंगों के लिए प्रगतिवादी विधानों की आवश्यकता हो सकती है क्या? डिसेबल रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। और वहीं अगर हम बात करें अपंग व्यक्तियों के किसी भी अन्य नागरिकों के समान सु अवसर उपलब्ध कराने की कहता है क्या? यानी डिसेबल पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट लाइक एनी अदर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। और डी कहता है कि अपंग व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्तियों के लिए आदर्श पुरुष के रूप में, यानी डिसेबल आर द रोल मॉडल फॉर एबल बॉडीज इंडिविजुअल। तो सामान्यीकरण के दर्शन में सर्वोत्तम प्रकार की व्याख्या क्या हो सकती है यहाँ पर, है ना, आपको समझना है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताया है ट्रिक, यहाँ में एक आपको एक ट्रिक बता दूँ, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आप लोगों को लिखना है साइड में लिख लीजिए ट्रिक करके, एक आप लिख लीजिए अवसर, ठीक है, स्वयं करके, ध्यान रखिएगा ऐसे गद्यांश में शब्द आते हैं, स्वयं करके, अवसर, ठीक है। और जहाँ कहीं आपसे स्वयं करके और अवसर और प्रगति, प्रगति, ठीक है, प्रगति। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक और ऑप्शन, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, मेन स्ट्रीम, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है, और भी ट्रिक बता दूं आपको, यहाँ पे और भी ट्रिक होता है, ठीक है। स्वयं करके अवसर हो गया, प्रगति हो गया, और उसके बाद आपने क्या लिखा है, जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, किसी कार्य को जब आप करें छोटे छोटे भागों में, यानी एक शब्द आता है विश्लेषण, एक शब्द आता है विश्लेषण, ठीक है ये, और एक शब्द आता है केवल, केवल, केवल वाला गलत होता है, जब केवल वाला आए तो उस ऑप्शन में हमेशा गलत होता है। तो ये कुछ ट्रिक है जो गद्यांश पर आते हैं, ठीक है, ये गद्यांश पे आते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हमेशा सत्य होते हैं।
तो देखिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है अपंगों के साथ, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉमन सेंस का यूज करिए। प्रगतिवादी विधान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है गद्यांश में। व्यक्तियों को उनने नागरिक के समान समान अवसर उपलब्ध कराएं, तो ये सबसे ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी थर्ड वाला। अपंग व्यक्तियों के सामर्थ्य व्यक्तियों में आदर्श पुरुष है, गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही रहेगा, ठीक है। समय बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, रचना कार्य का तात्पर्य प्राथमिक तौर से निम्न में है ना। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, अच्छा सवाल है। द ऑथर इज प्राइमरीली कंसीयर्ड विथ, आपको यहाँ पे बता रहा है कि रचनात्मक का जो अर्थ है वो प्राइमरी लेवल पर क्या हो सकता है। ऑप्शन एक है अपंगों के अधिकार की वकालत करना, तो आपसे पूछ रहा है कि एडवोकेटिंग द राइट ऑफ डिसेबल, द राइट ऑफ द डिसेबल, ये ऑप्शन होगा क्या। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, बी कह रहा है कि अपंगों के मानवाधिकारों के अतिक्रमण का संकेत करना, अतिक्रमण का, ठीक है। तो यानी डिसेबल अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंटिंग द ह्यूमन राइट है ना, पॉइंटिंग द ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वायलेंस, या आप ये कह लीजिए कि वायलेंस ऑफ द अतिक्रमण हो रहा है ना, वायलेंस ऑफ द डिसेबल, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो अपंगों के पक्ष के लिए एक संवेगात्मक पैरवी करना, एक संवेगात्मक पैरवी करना, इसका मतलब हुआ कि मेकिंग एन इमोशनल जो है बात कर रहा है, जहाँ पे इमोशनल पैरवी, पैरवी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, पैरवी को क्या कह सकते हैं बताइए। सर एडवोकेसी। एडोकेसी, ओके ओके ओके, ठीक है, इन फेवर ऑफ द डिसेबल है ना, ठीक है। और अपंगों के मुख्य धारा में सम्मिलित कर, देखो ये मैंने बताया था आप लोगों के, इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एडवोकेटी मेन स्ट्रीम ऑफ द डिसेबल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहीं पर आप ट्रिक लगा सकते हैं, आप अगर पढ़ेंगे भी तो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, या आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी स्थितियों में जो समाज की मुख्य धारा के निकटतम हो उसके अपंग व्यक्तियों का प्रयोग हेतु उपलब्ध कराने की सामान्यीकरण को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने जो शब्द बताए हैं उन शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सवाल है, ये देख लीजिए, एकीकरण का सैद्धांतिक आधार निम्न पर आश्रित होता है ना। तो निम्न पर आश्रित हो सकता है किस पर, एकीकरण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट सवाल है ये, द थ्योरेटिकल बेस ऑफ इंटीग्रेशंस है ना, इंटीग्रेशन जो है रीड्स ऑन किस पे हो सकता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सकता है, कि ट्रांसएक्शनल एनालिसिस हो सकता है, कि रियलिटी थ्योरी हो सकती है, कि आपका साइको एनालिसिस हो सकता है। इन सभी थ्योरीज़ के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों से। कल की जो क्लास होगी आप लोगों का वो बेसिकली सोशल पॉलिसी से आधारित हैं, कुछ नीतियाँ हैं, उसके बाद आपकी फिर थेरेपी चलेगी, एक दिन थेरेपी चलेगी, 2 दिन कुछ और क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डेली पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एकीकरण का जो सैद्धांतिक आधार है निम्न पर आधारित है, तो व्यवहार परिमार्जन पर आधारित है। किस पे आधारित है, व्यवहार परिमार्जन पर आधारित है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों पर है तो जाहिर सी बात है व्यवहार परिमार्जन की ही बात करता है वो, ठीक है। याद रखने वाली बात है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सवाल था आज मैंने कहा था कराने के लिए, तो आज आपको यहाँ पे मैंने 33 मिनट की क्लास लिया है, 33 मिनट की क्लास लिया है, और एक वीडियो और मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, सोशल पॉलिसी पर आधारित है, उसको जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है आफरीन मैडम बताइए। जी जी सर, ओके।